आज हम राजस्थान में कला और स्थापत्य इसको समझेंगे, जिसके अंतर्गत दुर्ग और मंदिरों के विशेष संदर्भ में हम नगर निर्माण, दुर्ग निर्माण, राजप्रसादों का निर्माण और मंदिरों का निर्माण इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान में जैसे कि हम देखते हैं कि शासन पद्धति और राजपूत राजाओं का स्थान, जिसमें विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर स्थापत्य कला में भी एक विविध शैलियों का समावेश दिखाई देता है। यहाँ पर जो मंदिर और नगर निर्माण, राजप्रसादों का निर्माण हुआ, उसमें मुगल स्थापत्य कला की झलक दिखाई देती है, क्योंकि जब भारत में मुगलों का आगमन हुआ और मतलब मुगल शासन सत्ता स्थापित हुई और इससे पूर्व में सल्तनत काल रहा, तो सुल्तानों से और मुगल सम्राटों के द्वारा अपनाई गई स्थापत्य कला शैली को राजपूतों ने भी अपनाया और उनके जो दुर्ग हैं उनमें इसकी झलक दिखाई देती है कि किस प्रकार से नक्काशी और परकोटे का निर्माण, इसके अतिरिक्त और फूल पत्ती और प्राकृतिक चित्र, ये इनकी झलक भी राजस्थान के विभिन्न दुर्गों में देखने को मिलती है। तो अगर मंदिरों को देखें तो मंदिरों की स्थापत्य कला जो कि भारत की अलग ही रही, इसमें अगर हम देखें तो तीन शैली दिखाई देती है। गुप्त काल के बाद मंदिर स्थापत्य कला की तीन शैलियाँ विकसित हुई थी। कौन कौन सी? द्राविड़ शैली, नागर शैली और बासर शैली। इसके अतिरिक्त हमें दिखाई देता है कि आबू भीलवाड़ा के मंदिर कला भव्य कला एवं स्थापत्य कला के भव्य प्रतीक है। एक लिंग जी का मंदिर और रणकपुर का मंदिर इसी क्रम में आता है। हमने आज हम विस्तार से इन्हीं को समझेंगे। राजस्थान की स्थापत्य कला का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना मानव का इतिहास। मुसलमानों के भारत आने से पहले यहाँ स्थापत्य कला की एक शैली विकसित हो चुकी थी। मतलब मुसलमानों का मतलब तुर्कों का भारत के आक्रमण से पूर्व, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन में सत्ता स्थापित मतलब संभालने से पूर्व यहाँ पर हिंदू कला का काफ़ी विकास हो चुका था स्थापत्य के क्षेत्र में। गुप्तोत्तर काल में राजस्थान में बंगाल, उड़ीसा, गुजरात की भांति हिंदू मंदिरों का निर्माण अधिक हुआ और जोधपुर में ओसिया नामक गांव में गुप्तोत्तर कालीन कला के अवशेष मिलते हैं। मतलब कहाँ पर हिंदू मंदिरों का निर्माण अधिक हुआ? जोधपुर में ओसिया नामक गांव में गुप्तोत्तर कालीन कला के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ हिंदू और जैन मंदिर भी प्राप्त हुए हैं। हिंदू और मुस्लिम कला का जब आपस में सामंजस्य होता है, समावेश होता है, तो एक नई कला का विकास होता है, स्थापत्य कला का, जिसे हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं नगर निर्माण। राजस्थान के राजपूत राजवंश सौर वंश के प्रतीक थे। नगर को परकोटे, नगर को परकोटे तथा खाइयों से सुरक्षित रखने पर यहाँ पर बल दिया जाता था, क्योंकि अधिकतर दुर्गों का निर्माण पहाड़ियों पर किया गया, जिससे यहाँ के राजाओं, राजपूत राजाओं को ये हमेशा डर रहता था कि आक्रमणकारियों का कभी भी आक्रमण हो सकता है और अगर दुर्ग पर नगर निर्माण किया जाएगा तो इससे क्या है कि वो शत्रु से सुरक्षित बने रहेंगे और शत्रु को भी आसानी से आक्रमण करने का मौका नहीं प्राप्त होगा। इसी उद्देश्य को लेकर पहाड़ियों पर जाकर दुर्गों का निर्माण देखने को मिलता है। नगर की बस्तियों को पैसे के अनुसार बांटा जाता था, जैसे कि जिस वर्ग का जो कार्य होता था उसके हिसाब से उनको डिवाइडेशन देखने को मिलता है। और इन नगरों के निर्माण के बाद चारों तरफ खाइयाँ बनाई जाती थी जिसमें जल भरा जाता था, जिससे कि शत्रु अगर आक्रमण भी करेगा तो पहले उसे खाइयों की बाधा को पार करना होगा। और इसके अतिरिक्त दुर्ग पर चढ़ना इतना आसान भी नहीं है, तो इसी उद्देश्य से पहाड़ी नुमा दुर्ग बनाए जाते थे। आमेर
नगर की बस्तियों को फेज के अनुसार बांटा गया था। आमेर नगर को भी एक परिस्थिति के अनुकूल बसाया गया था। मुगलों से मैत्री संबंध स्थापित होने के बाद आमेर के कछवाहों को बाहरी आक्रमणों का भय नहीं रहा। तो लंबे समय तक भारतीय राजपूत शासकों को बाहरी आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा और आपसी मनमुटाव की स्थिति बनी रही। बाद में राजपूत नीति के अंतर्गत अकबर के पक्ष में जाकर राजपूत राजा चले जाते हैं और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लेते हैं विवाह संबंध के अंतर्गत। तो इस प्रकार बाद में भय का वातावरण समाप्त होता है। तो फिर इस प्रकार के दुर्गों का निर्माण होता है, नगरों का निर्माण, जो मैदानी क्षेत्र में बसाए जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जयपुर नगर बसाया गया। कछवाहों को बाहरी आक्रमणों का भय नहीं रहा, तो खुले मैदानों में जयपुर नगर बसाया गया। नगर में जगह जगह फव्वारों, चौड़ी सड़कें, चौपड़ आदि बनवाए गए। मुगल स्थापत्य का समावेश किया देखने को मिलता है, क्योंकि जो मुगल नगर बने हैं मुगलों के समय में, उन नगरों की बहुत सारी नक्काशी और जो चित्रकला है और स्थापत्य कला की और जो शैलियाँ हैं वो इनमें भी देखने को मिलती हैं। जगह जगह फव्वारे, चौड़ी सड़कें, चौपड़ आदि बनवाकर मुगल स्थापत्य का समावेश किया गया तथा उदयपुर का संपूर्ण नगर जो है वो कहाँ बना है? झील के किनारे किनारे बसाया गया है और जोधपुर और बीकानेर के दुर्ग परिस्थिति के अनुसार बनाए गए हैं। तो उदयपुर जो नगर है वो झील के किनारे बसा हुआ एक सुंदर नगर है और इसके चारों तरफ पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। और जोधपुर और बीकानेर के दुर्ग हैं वो परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि उस समय मुस्लिम आक्रमणकारियों का भय बना रहता, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए दुर्ग का निर्माण यानी नगर का निर्माण करवाया गया। दुर्ग निर्माण, दुर्गों के निर्माण में राजस्थान के शासकों ने भारतीय दुर्ग निर्माण कला की परंपरा का निर्वाह किया। अलग अलग उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के दुर्गों का निर्माण किया जाता था। भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित होने के बाद एक नया मोड़ आता है। चित्तौड़, कुंभलगढ़, मांडवगढ़ आदि प्राचीन दुर्गों में मध्ययुगीन युद्ध शैली को ध्यान में रखकर परिवर्तन किए गए, क्योंकि जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में मतलब मुस्लिमों का आक्रमण नहीं हुआ भारत में, तो उस समय राजपूत राजा एकदम निष्कंटक राज कर रहे थे। उन्हें ज़्यादा इतना डर नहीं रहता था, क्योंकि तब युद्ध इतने बड़े पैमाने पर भी नहीं देखने को मिलते और दुर्गों जो का निर्माण भी एक तरह से सामान्य स्थिति के अनुसार ही होता था। लेकिन जब मुस्लिम आक्रमणकारियों का भय व्याप्त हो गया तो कुंभलगढ़, मांडवगढ़ और चित्तौड़ आदि दुर्गों में कुछ परिवर्तन करवाए गए। चित्तौड़ के दुर्ग को प्राचीन द्वारों की श्रृंखला तथा बुर्जों को अधिक सुदृढ़ बनाया और कुंभलगढ़ के किले के भीतर ऊंचे भाग का प्रयोग राजमहलों के लिए, नीचे भाग का प्रयोग जलाशय के लिए और समतल भाग को खेती के लिए रखा गया। तो क्या मतलब परिवर्तन देखने को मिलता है कुंभलगढ़ किले में कि भीतर ऊंचे भाग का प्रयोग राजमहलों के लिए, नीचे भाग का प्रयोग जलाशय के लिए और समतल भाग को खेती के लिए रखा गया। जोधपुर के दुर्ग में जलाशय न होने के कारण टंकियां बनवाई गई जिससे कि जल आपूर्ति हो सके, क्योंकि जल की तो विशेष आवश्यकता। तो जोधपुर के दुर्ग में जलाशय नहीं था, इसके लिए टंकियां बनाई गई पानी की। दुर्गों में मुगल पद्धति का समावेश भी देखने को मिलता है। फिर राजप्रसादों का निर्माण। राजस्थान के स्थापत्य में राजप्रसादों का भी अपना विशेष स्थान है, विशिष्ट रूप दिखाई देता। नगर निर्माण अथवा दुर्ग निर्माण में राजप्रसाद का होना अनिवार्य माना जाता था। प्रसिद्ध शिल्पी मंडल में राजप्रसाद बनाने का स्थान या तो नगर के बीच या नगर के एक कोने में ऊंचे स्थान पर ठीक माना है। तो मंडल जो शिल्पकार है वो मानते हैं कि राजप्रसाद का निर्माण या तो नगर के बीच में हो या फिर इसका निर्माण जो है वो ऊंचे
स्थान पर इसको ठीक माना है। राजप्रसादों के निर्माण में जो भव्यता को प्रधानता दी गई, जो वह राजपूत शासकों की बढ़ती हुई शक्ति को प्रदर्शित करती थी। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि राजप्रसादों को भव्यता जिस राजपूत राजा की अधिक होती थी, उससे ये पता लगता था कि राजपूत राज्य की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है और वह अपनी शक्ति को भी इसके माध्यम से प्रदर्शित करता था। मुगलों से संपर्क होने के बाद राजप्रसादों को चमक धमक वाले बनाने का क्रम आरंभ होता है, क्योंकि ये मुगलों से संपर्क आने पर बहुत कुछ सीखने को भी मिला स्थापत्य कला के क्षेत्र में। तो राजप्रसादों के बनाने के निर्माण में चमक धमक वाले राजप्रसाद बनाए जाने लगे, ऐसा देखने को मिलता है। राजप्रसादों का अलंकरण विशेष रूप से आरंभ हुआ, सजावट में मुगल शैली अपनाई गई। इन राजप्रसादों के निर्माण के लिए किस शैली का प्रयोग किया गया? मुगल शैली का समावेश देखने को मिलता है राजप्रसादों में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजप्रसाद के मतलब अलंकरण में मुगल शैली का व्यापक बड़े पैमाने पर प्रयोग देखने को मिलता है। मंदिरों का निर्माण, प्राचीन मंदिरों के अवशेषों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मंदिरों के निर्माण के द्वारा स्वाभाविक कला की अभिव्यक्ति प्राचीन काल से होती रही है। तो हिंदू धर्म में मंदिरों का अपना विशेष स्थान, क्योंकि मंदिर जो है पूजा पद्धति का केंद्र, यहाँ पर विभिन्न अवसरों त्योहारों पर विशेष रूप से जो हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहार हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर प्राचीन काल से हवन यज्ञ और अनेक प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप होते रहे। तो हिंदू धर्म में मंदिरों का विशेष स्थान रहा है और ये प्राचीन काल से ही इनका भव्य बड़े पैमाने पर इनका निर्माण होता है। राजस्थान में भी इसी प्रकार की स्थापत्य कला मंदिरों की देखने को मिलती है। मंदिरों का मुख्य प्रवेश द्वार जो होता था वो तोरण द्वार कहलाता था। क्या कहलाता था? मंदिरों का मुख्य प्रवेश द्वार तोरण द्वार कहलाता था और कई बार अलंकृत तोरण द्वार का भी निर्माण किया जाता था। अलंकृत का मतलब सजावट विशेष रूप से की जाती थी। तोरण द्वार जो मुख्य प्रवेश द्वार, तोरण द्वार में प्रवेश करते ही उपमंडप आता था। क्या आता था? तोरण द्वार में प्रवेश करते ही उपमंडप आता था। तत्पश्चात विशाल आंगन या चौक आता था जिसे सभा मंडप भी कहा जाता था। क्या कहा जाता? सभा मंडप। सभा मंडप के आगे मूल मंदिर का प्रवेश द्वार होता था और मूल मंदिर को गर्भगृह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गर्भगृह, जिसमें देवता की प्रतिमा स्थापित होती थी। तो मंदिरों का मुख्य प्रवेश द्वार है तोरण द्वार और कई बार अलंकृत तोरण द्वार के निर्माण किए जाते थे। तोरण द्वार में प्रवेश करते ही उपमंडप और तत्पश्चात विशाल आंगन या चौक आता था जिसे सभा मंडप कहा जाता था। सभा मंडप के आगे मूल मंदिर का प्रवेश द्वार होता था। मूल मंदिर को गर्भगृह कहा जाता था जिसमें देवता की प्रतिमा स्थापित होती थी। गर्भगृह के ऊपर शिखर बना होता था। गर्भगृह के इर्द गिर्द गलियारा होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। गुप्त काल के बाद मंदिर स्थापत्य की 3 शैलियां विकसित होती, जिसको नागर शैली, द्राविड़ और वासा शैली के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म से संबंधित मंदिरों में आबू का देलवाड़ा का जो मंदिर है, जो आबू का देलवाड़ा मंदिर कला स्थापत्य का भव्य प्रतीक है। कुंभलगढ़ में नीलकंठ का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, रणकपुर का मंदिर स्थापत्य कला के अच्छे उदाहरण हैं। तो मंदिर स्थापत्य कला में राजस्थान में जो देलवाड़ा के जो मंदिर है वो अपनी स्थापत्य कला की भव्यता के प्रतीक देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कुंभलगढ़ में नीलकंठ का मंदिर और एकलिंग जी के मंदिर के निर्माण में भी व्यापक कुशलता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हमने आज इस वीडियो में राजस्थान
स्थापत्य कला के अंतर्गत हिंदू और मुस्लिम कला का जब समावेश होता है तो एक नई शैली विकसित दिखाई देती है स्थापत्य कला को देखते हुए, जिसको बोलते हैं हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली। नगर निर्माण में देखें तो नगरों का निर्माण पहले एक विशेष परिस्थिति के अनुसार आक्रमणकारियों को ध्यान में रखते हुए, मुस्लिम आक्रमणकारियों को ध्यान रखते हुए किया जाता था। लेकिन बाद में जब ये ऐसा भय समाप्त हो गया तो कछुआओं को बाहरी आक्रमण का जब भय नहीं रहा तो उन्होंने खुले मैदानों पर नगर बसाने शुरू किए, जैसे कि जयपुर नगर का निर्माण। और नगरों में जो होता था फव्वारे, चौड़ी सड़कें, चौपट जो कि सुविधाजनक स्थिति को ध्यान रखते हुए बनाई जाती थी, जिससे कि जनता जो को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उदयपुर में जो नगर बसाए गए वो झील के किनारे हैं और जोधपुर और बीकानेर के दुर्ग है परिस्थिति के अनुसार बनाए गए हैं। दुर्ग निर्माण में देखें तो चित्तौड़, कुंभलगढ़, मांडवगढ़ आदि प्राचीन दुर्गों में मध्ययुगीन शैली को ध्यान में रखकर परिवर्तन किए गए थे। राजप्रसादों का निर्माण देखें तो प्रसिद्ध शिल्पी मंडल में राजप्रसाद बनाने का स्थान या तो नगर के बीच या नगर के कोने में ऊंचे स्थान पर ठीक माना है। और राजप्रसाद का निर्माण में जो भव्यता को प्रधानता दी गई वह राजपूत शासकों की बढ़ती हुई शक्ति को प्रदर्शित करती है। प्राचीन मंदिरों में तो मंदिरों का मुख्य प्रवेश द्वार तोरण द्वार कहलाता था। तोरण द्वार में प्रवेश करते उपमंडप आता था और तत्पश्चात विशाल आंगन या चौक आते थे, जिसे सभा मंडप कहा जाता था। सभा मंडप के आगे मूल मंदिर का प्रवेश द्वार होता था और मूल मंदिर को गर्भगृह कहा जाता, जिसमें देवता की मूर्ति स्थापित या प्रतिमा स्थापित की जाती थी। और गुप्त काल के बाद मंदिर स्थापत्य की 3 शैलियों का विकास हुआ, द्राविड़, नागर और बासा शैली। और जैन धर्म से संबंधित जो मंदिर है, आगरा का दिलवाड़ा मंदिर अपनी कला भव्यता को प्रदर्शित करता है। कुंभलगढ़ में नीलगढ़ का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर और रणकपुर का मंदिर स्थापत्य कला के अच्छे उदाहरण हैं। तो आज हमने राजस्थान में स्थापत्य कला और स्थापत्य के अंतर्गत दुर्ग और मंदिरों के बारे में विस्तार से जाना। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आज बस इतना ही। ओके।